आप सबसे एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने आया हूँ और बहुत ही संक्षेप में जो है वो गंभीर विषय क्या है कि आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपके जो सवाल है, ये वर्तमान की जो परिस्थिति स्मारक समिति में उपस्थित हुई है और जो कंट्रोवर्सीज वगैरह जो है उस बारे में जो है आप ज्यादा क्यूरियस लग रहे हो, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज कोई शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये सॉल्व होने वाली है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो छोटी मोटी बातों पर, विषय पर नहीं होना चाहिए। जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उस पर जो है मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा और पत्रकार बंधुओं, आप जो है थोड़ा गौर से मेरे पॉइंट्स को अपने मन में विचाराधीन लीजिए। तो दो विषय पर बोलना चाहूंगा। एक तो दीक्षा भूमि की जो अवस्था है, जो विकास वहां पर नहीं हुआ है और जो कंट्रोवर्सीज है और वो कैसे सॉल्व होगी, वहां के लीगल प्रॉब्लम्स क्या है और लीगल सॉल्यूशन क्या है, इस पर जो है मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करूंगा। और दूसरा जो विषय है वो है बोध गया, वहां की क्या कंट्रोवर्सीज है, क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्वलंत और बर्निंग जो इश्यूज है, इस पर आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित होना चाहिए। पहला पॉइंट कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा हम सबको दी, लेकिन 1956 से लेकर अभी तक 2024 तक आज हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि की स्थिति एक दुर्दशा जैसी है। अब ये दुर्दशा जो है और ये जो दयनीय अवस्था है, ये किसने किया? लीडर्स ने किया, स्मारक समिति ने किया, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किया? किसने किया? एक प्रश्न चिन्ह है। और अगर जो भी स्थिति अभी वर्तमान में है, क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, समाधान निकल सकता है? चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे और जो भी दूसरे माध्यम से हो। तो मैं जो है सिर्फ एक लीगल सॉल्यूशन के बारे में आपसे कुछ अपने विचार शेयर करूंगा। हम सबको पता है कि दीक्षा भूमि एक वर्ल्ड लेवल की हिस्टोरिक, कल्चरल, रिलीजियस प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है और उसको ए दर्जा भी मिला हुआ है। और ऐसी जो प्लेस है, जो पावन भूमि है, जो पवित्र भूमि है, जो अपने नागपुर में है, बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया नागपुर में दिया है, तो इसकी जो स्थिति है, जो वर्ल्ड लेवल की जो प्लेसेस है, रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है, जो कल्चरल प्लेसेस है, उनकी तुलना में दीक्षा भूमि टोटली निग्लेक्टेड है। मैंने 2018 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था और 6 साल के बाद, 6 साल के संघर्ष करने के बाद, कोर्ट से समय समय पर ऑर्डर्स लेने के बाद ये स्थिति आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस पर गौर करिए, ये कंट्रोवर्सीज को जाने दीजिए। अगर कोर्ट ने ऑर्डर्स नहीं किए होते तो 200 करोड़ जो है दीक्षा भूमि के विकास के लिए सैंक्शन नहीं होते, वर्क ऑर्डर नहीं निकलता। दीक्षा भूमि का काम शुरू हुआ एक छोटा सा प्रॉब्लम, बीच में अंडर ग्राउंड ट्रैफिक इसका पार्किंग का, और उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज हो गई और वो काम जो है वो स्थगित हो गया। और ये स्थिति अभी फिर से जो है वो प्लेन कर दिया गया, जो भी वहां पर पार्किंग का जो चल रहा था काम। अब प्रश्न ये है कि आगे क्या, आगे विकास कैसे होगा?
ये जो है दीक्षा भूमि का सुंदरतम रूप कैसे बनेगा, ये कंट्रोवर्सी जाने दीजिए। ये जो इशू है ये परपेचुअल है, ये शाश्वत है, ये जनरेशन जनरेशन के लिए है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल का इशू है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो इशू आया है उससे हमें ये समझ में आया है, या आम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है ये समझ में आया है कि वो सफिशिएंट नहीं है, और अगर वहां पार्किंग होगी तो डोम को नुकसान हो सकता है या बहुत सारे रिपरकशंस, दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वो एजिटेशन हुआ। अब ये एजिटेशन के बाद में आपको शायद पता है कि कई मीटिंग्स हुए, और वो मीटिंग्स में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है एनआईटी के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, पॉलिटिशियंस के माध्यम से, लेकिन सॉल्यूशन निकला नहीं। अब ये सॉल्यूशन नहीं निकला ये सभी को पता है, लेकिन मुझे इस बात का अवेयरनेस था कि इसका सॉल्यूशन लीगल हो सकता है। कैसे? हमने एक एप्लीकेशन किया कोर्ट में कि दीक्षा भूमि की जो आसपास की जो जगह है, माता कचेरी की 16.5 एकड़ और वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़, ये जगह अगर हमें मिल जाती है विकास कार्य के लिए, तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग का इश्यू भी सॉल्व हो जाता है, और एक वर्ल्ड लेवल का जो है वो हेरिटेज प्लेस बन सकती है। तो इस पर जो है हमारा फोकस होना चाहिए, और इस पर हमारा फोकस अभी है। कोर्ट ने एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया कि आप ऐसे कोई लीगल प्रोविजंस या लीगल रूल्स या ऐसे कोई जीआरस वगैरह जो है आप बताओ कि जिससे आपको ये जमीन जो है मिल सके और गवर्नमेंट कंसीडर कर सके। अब वो जो है वो अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का विषय है, और उस पर जो है हमारा वर्कआउट चल रहा है, और 50-60% हमको जो है वो सॉल्यूशन, लीगल सॉल्यूशन मिल चुका है कि कौन से प्रोविजन से, कौन से रूल से, कौन से जीआर से जो है हमें वो जमीन मिल सकती है। हमारे सामने एग्जांपल्स है कुछ। तो पिटीशन में अगर मैंने 4 जो है प्लेसेस का रेफरेंस दिया है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी, समानता, कि अगर शेगांव में इतना सुंदर जो है वो बन सकता है तीर्थस्थान, अगर त्र्यंबकेश्वर में बन सकता है, शिरडी में बन सकता है, जगदम्बा माता में बन सकता है, तो दीक्षा भूमि तो इनके कंपैरिजन में जो हजारों लाखों करोड़ों गुना इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक है। तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्यों जो है इनको हजारों करोड़ से मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो है कैसे तो भी सब फाइट करके 200 करोड़ मिलते हैं। अभी अभी ताजा एग्जांपल्स है कि अगर शिव प्रतिमा, शिवाजी की प्रतिमा को 76,000 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है। 76,000 करोड़ किसको कहते हैं? हमको तो 1,000 करोड़ भी नहीं है। और ये प्लेस आप सबको पता है बहुत ही जो है पवित्र प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। बाबा साहब का अस्तित्व यहाँ है, सारे जो बुद्धिस्ट हुए हैं, पूरे जगत की जो है दृष्टि यहाँ पर है। तो ये प्लेस कैसी होनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने जो है, पत्रकार बंधुओं ने भी जो है कोऑपरेट करना चाहिए कि कैसे ये आसपास की जो भूमि मिल सके और विकास कार्य हो सके। तो पहला जो मैं आपसे जो है एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि ये काम संभव है। अगर मेट्रो जो है वहां हो सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है, डिफेंस की जगह जो है जगदम्बा माता की जो मिल सकती है, तो दीक्षा भूमि के लिए क्यों नहीं मिल सकती? क्या बाधाएं हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स है, लीगल इम्पेडिमेंट्स क्या है? तो गवर्नमेंट जो है ये कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है, हैंडओवर कर सकती है, और हमें वो जमीन दे सकती है। एंड इट्स अ नीड ऑफ टाइम, यही समय है, राइट टाइम है। ये छोटे मोटे विषयों में जो है कुछ रखा नहीं है, ये सर ऑल जो है ये ऐसे टेम्पररी है, ये आते हैं जाते हैं, हर कहीं कंट्रोवर्सीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे जो है ये बड़ा काम हो, और कैसे जो है आप लोग सपोर्ट करते हो कि ये दीक्षा भूमि को मिलना चाहिए जमीन। कोर्ट से हम ऑर्डर लेंगे, नो डाउट। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पर प्रेशर आना चाहिए, वोट बैंक का प्रेशर आना चाहिए, ताकि जो है ये काम साध्य हो सके। अगर इसमें डिले हुआ, समझो
तो नेचुरली ठंडे बस्ते में जा सकता है, तो फिर बड़े लेवल के एजिटेशन होंगे, आंदोलन होंगे और करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट यही है मित्रों कि इसके लिए हमें ज्यादा जो है फोकस चाहिए। दूसरा पॉइंट, बौद्ध गया का जो इश्यू है, आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने वहां पर महाबोधि विहार की स्थापना की और बहुत बाद में जो है किसी आर्किटेक्ट ने, इंग्लिश आर्किटेक्ट ने वहां की खोज किया, पर इतने सालों से जो है उसका अस्तित्व है और अभी ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर कुछ एंक्रोचमेंट भी है। अब उसकी जो है बंते जी ने एजिटेशन किया था और 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉइंट है उस पर आता हूं और ज्यादा आपका समय लूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप लोग जो है ऑलरेडी दिन भर से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट आया और बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत एक वहां ट्रस्ट बनाई गई। 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 हिंदूज रहेंगे और एक कलेक्टर रहेगा, वो भी हिंदू रहेगा। वो एक्ट अब गौर करिए 1949 का है। अब जब संविधान आया तो संविधान ने आर्टिकल 25 दिया। आर्टिकल 25 ये कहता है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, तो एक जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की बात क्या है आपसे, वो ये कहता है कि हर जो है वो जो रिलीजियस जो पर्सन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको ये हक है कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, वर्शिप कर सकता है और साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 25 और 26 में दिया गया है। तो हमारा कहना यह है कि जब संविधान आया और अगर ये फंडामेंटल राइट दिया तो वो जो एक्ट है 1949 का, वो निरस्त हो जाना चाहिए, वो अपने आप इनऑपरेटिव होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। लेकिन उसका ऑपरेशन अभी भी दिखा रहे हैं और वही जो है ट्रस्ट है। इसमें एक आर्टिकल 13 वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा एक फाउंडेशन बनता है। वो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका कोई भी अगर फंडामेंटल राइट समझो कि वो डिरोगेटरी अगर जो कोई एक्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25, 26 फंडामेंटल राइट्स है, तो ये जो है अपने आप जो भी लॉज होंगे, जो भी एक्ट होगा, वो अपने आप वाइड होगा, वाइड, वो निरस्त हो जाएगा, वो इनऑपरेटिव रहेगा। इतना कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस होने के बावजूद भी अगर ये सिचुएशन है बोध गया की जो कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? ये प्रश्न चिन्ह है कि जहां 49 का एक्ट अपने आप जो इनऑपरेटिव होना चाहिए, वहां वो ऑपरेशन पे है और वो कंट्रोवर्सीज है। वो कंट्रोवर्सी सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लीगल सॉल्यूशन तो निकल सकता है। हम तो ये सब आर्टिकल कोर्ट्स करेंगे, फाइट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट एनी स्टैट्यूटरी एक्ट। स्टैट्यूटरी एक्ट जो संविधान पर हावी नहीं हो सकता, इसलिए संविधान ही जो है सर्वोच्च है। मगर इसके लिए जो है जिस प्रकार से, बिल्कुल अंत में वो अभी मैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला है राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के केस में, और एक जमीन जो है अल्टरनेटिव दे दी गई है और वहां जो है एक्सक्लूसिवली मंदिर बना है, तो जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जहां पर एनलाइटनमेंट हासिल किया था, वो प्लेस कैसी होनी चाहिए, एकदम शुद्धतम होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो वहां पर जो है वो वाइब्रेशंस प्योर नहीं है। तो ये सॉल्यूशन जो है निकल सकता है कि वहां जो भी होंगे मंदिर, उनका भी रिस्पेक्ट, क्योंकि अपना देश सेक्युलर है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ये अपना देश है,
हमको किसी से घृणा भी नहीं करना है और किसी को हटाना भी नहीं है, प्रेम से सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो मध्यम मार्ग है भगवान बुद्ध का, कि इनको जो है प्यार से एक जमीन दे दो, इनके ज्यादा जमीन दे दो, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो भंती जी या फिर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, जापान है, थाईलैंड है, वो सब मदद कर सकते हैं। उनको 100 एकड़ चाहिए 100 एकड़ लो, 200 चाहिए 200 एकड़ लो, लेकिन बुद्ध गया की जो जगह है वो पवित्र जगह है, वो हमें ही जो है एक्सक्लूसिवली दो, ताकि पूरा वर्ल्ड जो है उस पर वहां प्रेयर कर सके, वर्शिप कर सके, ध्यान कर सके। पूरे पूरे वर्ल्ड की जो है वहां पर निगाह है, निगरानी है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दोस्तों, यही दो ही पॉइंट जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप जो है इन्हें थोड़ा सा गौर से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। ये सारी कंट्रोवर्सीज पूरी दुनिया में ये सब होते ही रहता है, हमको उससे कोई लेना देना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए वहां। क्यों? क्योंकि मैं ऋणी हूँ बाबा साहब का, मैं ऋणी हूँ भगवान बुद्ध का। ये पहला ऋण है मेरा। एक वकील के नाते में मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करना चाहिए। आप भी पत्रकार के माध्यम से जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये कॉज किसी के लिए नहीं है, पर्सनल जो भी है, ये सब मरण धर्मा है, आज है कल नहीं है। इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज कोई मायने नहीं रखती। वो बाबा साहब की श्रद्धा मायने रखती है, वो भगवान बुद्ध की जो प्लेस मायने रखती है इस पृथ्वी पर। इस पर जो है हमें मिलकर थोड़ा काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत शांति से और बहुत मौन से सुना। मुझे सुनने के पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो मुझे ऐसा लगा कि वातावरण जो है थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ये सुना। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें जो है कोऑपरेट करें इस इशू के लिए, इस फाइट के लिए, ताकि हम सभी जो है इस कॉज में विजयी हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।